एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी एक बार फिर आपके साथ हूँ। हम लोग इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बात करने का एक ज़रिया जोड़े हुए हैं। ये जो हमारे लेक्चर की पूरी सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने पिछले अपने लेक्चर में रियलिस्टिक थ्योरी जो हेंस जे मार्गेंथाउ ने दी है, उसके आलोचनात्मक पक्ष को देखते हुए उसे ख़त्म किया था। उससे पहले हमने आदर्शवादी सिद्धांत पढ़ा था। अब आप इस चीज़ को यूँ सोचें, आप चाहे इसको दर्शन की दृष्टि से लें या जीवन की दृष्टि से, जीवन आदर्श और यथार्थ के मध्य एक ब्रिज या पुल का कार्य करता है। मात्र आदर्श या मात्र यथार्थ किसी एक पर यदि आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, राज्य का या राष्ट्र का या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, सफलता के आयाम आप नहीं छू पाएंगे। यहाँ पर अब हमने जब इसकी आलोचना पढ़ी थी यथार्थवादी सिद्धांत की, तब ये देखा था कि आदर्शवादी सिद्धांत की जो कमियां थीं उन्हें यथार्थवाद ने पूरा करने की कोशिश की, लेकिन असर सामने ये आया कि दोनों ही सिद्धांत अतिवादी बनकर साबित हो गए। मैंने आपको एक उदाहरण पहले दिया था। एक पुरानी कहावत है कि पानी में उतरे बगैर पानी की गहराई का अंदाज नहीं होता है। ये सिद्धांत जब दिए गए, लोगों को अच्छे भी लगे, फॉलो भी हुए, इनका प्रयोग भी किया गया, लेकिन जब सफलता और असफलता की दृष्टि से इनको कसौटी पर कसा गया तो दोनों ही उतने सफल नहीं साबित हुए जितने की अपेक्षा थी, या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजनीति को जितनी इनकी सफलता की ज़रूरत थी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, लगभग उसका कुछ समय बीतने के बाद, एक नया सवाल खड़ा हुआ, और शायद यही हमारे विषय की खूबसूरती है कि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, विद्वान खुद सवाल करते हैं, खुद जवाब देते हैं, और फिर खुद को ही सवालों के दायरे में खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। और विषयों में शायद ये छूट नहीं मिलती, लेकिन हमारा विषय ये छूट देता है। अब ये दौर आया कि जब आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को कसौटी पर कसा जाना महसूस किया गया। अब ये कहा गया कि यथार्थवाद केवल शक्ति राजनीति को ही आदर्श मानता है, व्यवहारिक क्रियाओं का मूल बिंदु मानता है, और राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि केवल यही उद्देश्य यदि है, और उसके लिए उन्होंने कहीं भी साधनों की पवित्रता या आदर्शपरकता पर कोई जोर नहीं दिया है। फिर मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट पर लेके चलता हूँ। गांधी जी को याद करें, उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्धरण है जिसमें वो कहते हैं कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। आप अपवित्र साधनों से पवित्र साध्य की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते, संभव नहीं है। ऐसा ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हुआ। आदर्शवाद की परेशानी यह है कि उसने शक्ति राजनीति को एक इतिहास की चीज़, सतत परिवर्तनशील और उपेक्षित माना, और आदर्श यथार्थवाद ने केवल और केवल शक्ति की साधना की और साधनों की उपेक्षा की। असर यह पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अनेक विवाद सामने आए जिनके सॉल्यूशन, समाधान दोनों ही अवधारणाएं नहीं कर पा रही थी। तो इसके बाद एक नई चीज़ उभर कर सामने आती है जिसको हम कहते हैं समन्वयवादी दृष्टिकोण। ये जो समन्वयवादी दृष्टिकोण है, या जो डायलेक्टिक अप्रोच इसको कहते हैं, क्विंसी राइट्स, जॉर्ज कैरन, जॉर्ज हर्ज, ये कुछ नाम है, आप ध्यान रखिएगा, ये इसमें जुड़े हुए हैं जो बार बार आपके सामने जब आप इसको और आगे पढ़ेंगे आएंगे। इन्होंने ये माना कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने या ठीक करने के लिए दोनों की ही आवश्यकता है। किसी एक दृष्टिकोण से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ठीक नहीं कर सकते। यदि मात्र आदर्शों पर चलेंगे तो यथार्थ पीछे
खसकेगा और कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बर्दाश्त शायद ना कर पाए। और रही दूसरे सिद्धांत की बात कि यथार्थ का अध्ययन भी आवश्यक है। यदि आप वर्तमान की वास्तविकताओं को समझेंगे नहीं तो उनके समाधान निकालने के प्रयास तो संभव ही नहीं हो सकते। तो क्विंसी राइट ने एक बड़ा अच्छा इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि जैसे विदेश नीति के निर्माण में दोनों ही आवश्यक है। क्विंसी राइट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकांड विद्वानों में से गिने जाते हैं। उनका मानना ये है कि विदेश नीति के निर्माण में दोनों की ज़रूरत बराबर है। अब कैसे उन्होंने इसको डिवाइड किया है, बांटा है बड़ी खूबसूरती से। वो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब आप विदेश नीति बनाते हैं तो इसके दो प्रकार के आपके उद्देश्य होते हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। यानी वे लक्ष्य या वे उद्देश्य जो आपको सामने दिख रहे हैं और वे जो भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन उनका आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हो सकते हैं। राइट्स ने यह कहा कि अल्पकालीन नीतियों के लिए या अल्पकालीन उद्देश्यों को साधने के लिए यथार्थवादी नीतियां बनाई जाएं, यथार्थवादी दृष्टिकोण का सहारा लिया जाए और दीर्घकालीन लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आदर्शवाद का। क्योंकि दीर्घकालीन लक्ष्य हैं सामंजस्यपूर्ण संबंध, विश्व शांति, आर्थिक व्यापारिक क्षेत्र में समन्वय और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को समझने के प्रयास, ना कि आक्रामक कार्रवाइयाँ। आप उदाहरण अभी लें, 1962 के बाद से लेकर और अभी सन 2020 तक भारत और चीन के संबंध एक यूँ समझिए ग्राफ के रूप में आगे चले हैं। वो सीधी लाइन नहीं है, कहीं टेढ़ा, कभी सीधा, कभी झुका हुआ। व्यापार हमारा बढ़ता रहा, संबंध हैं, लेकिन सीमा विवाद भी वहीं का वहीं रहा। लेकिन अभी 2020 में कुछ महीने पहले से आप देख रहे होंगे कि चीन के साथ जो बॉर्डर इशू हैं वो थोड़े बिगड़े हैं। तो उसके बाद से भारत ने भी आक्रामक कार्रवाई की है। ये स्वाभाविक है। ये इसको आप क्विंसी राइट की थ्योरी से देखिए, क्योंकि ये अल्पकालीन स्थिति है, बॉर्डर पर टेंशन, तो भारत इसके लिए आक्रामक और शक्ति संपन्नता वाली कार्रवाई कर रहा है। अगला बिंदु पर आए, जॉर्ज कैनन ने एक व्यवस्था दी। वो भी ये मानते हैं कि नहीं, केवल किसी एक सिद्धांत पर या दृष्टिकोण पर चलने से आपके उद्देश्य और राष्ट्रीय हित नहीं सिद्ध पाएंगे। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि दोनों के बीच में समन्वय बैठाया जाए और जो आपके नेतृत्व करता है और नीति निर्माता हैं उनको ये पता होना चाहिए कि कब किसका सहारा लेना है। और अंतिम विद्वान जॉर्ज हर्ज अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये व्यक्ति है जिसने समन्वयवादी दृष्टिकोण का एक वैचारिक ढांचा प्रदान किया है और उसको नाम दिया है यथार्थवादी उदारवाद, रियलिस्टिक लिबरलिज्म। इसमें उन्होंने कहा है कि दोनों ही जो आदर्शवाद और यथार्थवादी अवधारणाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, इनके बीच में समन्वय होना चाहिए और वो समन्वय कुछ इस टाइप का हो, इस रूप में हो कि आदर्श भी पूरे हो, लक्ष्य भी पूरे हो, लेकिन राष्ट्रीय हित दांव पर ना लगे। लेकिन राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए, उनको साधने के लिए एक निश्चित प्रकार की वैचारिक रणनीति आपके पास होनी चाहिए जिसमें आक्रामकता ज़्यादा ना हो। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो वर्तमान में जारी दौर है, इसमें आप पाएंगे कि लगभग प्रत्येक देश इस समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपना रहा है या अपनाने की प्रयास कर रहा है। क्योंकि आक्रामक यदि आप होते हैं तो वर्तमान व्यापार केंद्रित परमाणुवीय युग में आपके हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।